हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग मौलिक अधिकार में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो पिछले वीडियो में जहाँ तक छूटा था उससे आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाले वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार में पहला है 6 अधिकारों की रक्षा। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। ये हैं, जिसमें पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। तीसरा है संगम संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। पांचवा है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भूभाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार। छठा है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। इन्हीं 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, न कि निजी मामले में। अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी के शेयर धारकों के लिए है, न कि विदेशी या कानूनी लोगों जैसे कंपनियों या परिषदों के लिए। ठीक है। राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लिखित अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। अब आगे है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया हुआ है। ठीक है, जिसमें पहला है अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। दूसरा है प्रेस की स्वतंत्रता। तीसरा है व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। चौथा है फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। पांचवा है प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक अधिकार नहीं है। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। सातवां है सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। आठवां है शांति का अधिकार। नौवां है किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। 10वां है प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य, हड़ताल का अधिकार नहीं है। अब है राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यह प्रतिबंध लगाने के आधार इस प्रकार है: भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता आदि। अब है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्ण संगठित होने का अधिकार है। इसमें शामिल है सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग के लिए नहीं है। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। राज्य संगठित होने के अधिकार पर 2 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है: भारत की एकता, अखंडता एवं सार्वजनिक आदेश सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण। आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 1973 के अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है। इसे रोकने का आधार मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने का खतरा भी है। आगे है भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है यदि, जिसमें पहला है कि किसी कानूनी प्रक्रिया को अवरोध हो। दूसरा है कुछ लोगों की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा हो। तीसरा है किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो। चौथा है किसी व्यक्ति पर गैर कानूनी काम के लिए दबाव। और पांचवा है सरकार या उसके कर्मचारियों
को उनकी विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु धमकाना। अगला है संगम या संघ बनाने का अधिकार। ठीक है, सभी नागरिकों को सभा, संघ अथवा सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार होगा। इसमें शामिल है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी, साझा फर्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन, लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार। यह न केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है वरन उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह संगम या संघ बनाने या उसमें शामिल लोगों के नकारात्मक अधिकार को भी शामिल करता है। इस अधिकार पर भी राज्य द्वारा युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके आधार हैं भारत की एकता एवं संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश एवं नैतिकता। इन प्रतिबंधों का आधार है कि नागरिकों को कानूनी प्रक्रियाओं के तहत कानून सम्मत उद्देश्यों के लिए संगम या संघ बनाने का अधिकार। तथापि किसी संगम की स्वीकारोक्ति मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे है उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि श्रम संगठनों को मोल भाव करने, हड़ताल करने एवं तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। हड़ताल के अधिकार को उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद है आवाज़ संचरण की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण करने का अधिकार प्रदान करती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य से दूसरे स्थान पर संचरण कर सकता है। यह अधिकार इस बात को बल देता है कि भारत सभी नागरिकों के लिए एक है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना है, न कि संकीर्णता को। इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के दो कारण हैं, आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या हित। जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों के प्रवेश को उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज और जनजातीय प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है ताकि उनका शोषण न हो सके। उच्चतम न्यायालय ने इसमें व्यवस्था दी कि किसी वेश्या के संचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। बम्बई उच्च न्यायालय ने एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध को वैध ठहराया। आगे हैं संचरण की स्वतंत्रता के दो भाग हैं। पहला है आंतरिक, देश में निर्बाध संचरण, और दूसरा है बाह्य, देश के बाहर घूमने का अधिकार तथा देश में वापस आने का अधिकार। अनुच्छेद 19 मात्र पहले भाग की रक्षा करता है। दूसरे भाग को अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार व्याख्यात करता है। ठीक है, आगे है निवास का अधिकार। हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। इस अधिकार के दो भाग हैं। पहला है देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार। इसका तात्पर्य है कि किसी भी अस्थायी रूप में से रहना, एवं ब में है कि देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार। इसका तात्पर्य है वहाँ घर बनाना एवं अस्थायी रूप से बसना। यह अधिकार देश के अंदर कहीं जाने के आंतरिक अवरोधों को समाप्त करता है। यह राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है और संकीर्ण मानसिकता को महत्व प्रदान नहीं करता है। राज्य इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध दो आधारों पर लगा सकता है। पहला है विशेष रूप से आम लोगों के हित में और अनुसूचित जनजातियों के हित में। जनजातीय क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, भाषा, रिवाज के आधार पर बाहर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, आगे है देश के कई भागों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अपने रिवाज एवं नियम कानूनों को बनाने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ क्षेत्रों में लोगों के घूमने पर प्रतिबंध लगाया, जैसे वेश्या या पेशेवर अपराधी। उपरोक्त प्रावधान में से यह स्पष्ट है कि निवास का अधिकार एवं घूमने के अधिकारों का कुछ विस्तार भी किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला है व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने एवं व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार बहुत विस्तृत है क्योंकि यह जीवन निर्वहन हेतु आय से संबंधित है। राज्य सार्वजनिक हित में इसके प्रयोग पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है। और दूसरा है कि किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है।
इस प्रकार जब राज्य किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग पर अपना एकाधिकार जताता है तो प्रतियोगिता में आने वाले व्यक्तियों या राज्य के लिए अपने एकाधिकार को न्यायोचित ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे हैं, इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, जैसे महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक हानिकारक औषधियों या विस्फोट आदि व्यवसाय। राज्य इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा सकता है या इनके संचालन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता लगा सकता है। अब है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में 3 व्यवस्थाएं हैं। पहला है कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। कोई व्यक्ति, पहला, किसी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित हो किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। दूसरा है उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है। और बी में है दोहरी क्षति नहीं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। और स में है स्व अभिशंसन नहीं। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे है कि एक पूर्व पद प्रभाव कानून वह है जो पूर्वव्यापी प्रभाव से दंड अध्यारोपित करता है, अर्थात किए गए कृत्यों पर या जो ऐसे कृत्यों हेतु दंड को बढ़ाता है। अनुच्छेद 20 के पहले प्रावधान के अंतर्गत इस तरह के क्रियान्वयन पर रोक है। हालांकि इस तरह की सीमाएं केवल आपराधिक कानूनों में ही है, न कि सामान्य सिविल अधिकार या कर कानूनों में। दूसरों शब्दों में जन उत्तरदायित्व या एक कर को पूर्वव्यापी रूप से लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस तरह की व्यवस्था अपराध, दोष या सजा सुनाए जाने के मौके पर आपराधिक कानूनों पर प्रभावी रहती है। अंततः सुरक्षा व्यवस्था के तहत बचाव के मामले में एक व्यक्ति की सुरक्षा की मांग के आधार पर नहीं की जा सकती। दोहरी क्षति के विरुद्ध सुरक्षा का मामला सिर्फ एक कानूनी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण में ही उठाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह विभागीय या प्रशासनिक सुनवाई में लागू नहीं हो सकता, चूँकि ये न्यायिक प्रकृति के नहीं है। आगे है स्व अभिशंसन के संबंध में मौखिक और प्रलेखीय साक्ष्य दोनों में संरक्षण प्राप्त है, हालांकि यह विस्तारित नहीं किया जा सकता। पहला है भौतिक विषयों के आवश्यक उत्पादनों पर। दूसरा है अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर एवं रक्त जांच की अनिवार्यता पर। तीसरा है किसी इकाई की प्रदर्शनी की अनिवार्यता। इसके अलावा इसका विस्तार केवल उन शिकायतों की सुनवाइयों पर हो सकता है जो आपराधिक प्रवृत्ति की न हो। आगे है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्रसिद्ध गोपालन मामले 1950 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की। इसमें व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। इसका मतलब राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी अधिकार पर रोक सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 21 की अभिव्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका के संविधान में अभिव्यक्ति विधि की विधिवत प्रक्रिया से भिन्न है। इस तरह कानून की वैधता एवं उसकी व्यवस्था पर आकरण अन्यायपूर्ण आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता से है। लेकिन मीनका मामले 1978 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत गोपालन मामले में अपने फैसलों को पलट दिया। अतः न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है।
इसके प्रभाव में अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया पर ही उपलब्ध नहीं बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है। न्यायालय ने प्राण की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए कहा कि इसका विस्तार का आशय है कि एक व्यक्ति की प्राण की स्वतंत्रता में अधिकारों के कई प्रकार है। इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधन में नहीं बांधा गया बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया। उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया। इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की। देखिए क्या क्या घोषणा की, जिसमें पहला है मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। दूसरा है स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल वायु में जीने का अधिकार, हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। तीसरा है जीवन रक्षा का अधिकार। चौथा है निजता का अधिकार। पांचवा है आश्रय का अधिकार। छठा है स्वास्थ्य का अधिकार। सातवां है 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। आठवां है निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। नौवां है अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार। 10वां है त्वरित सुनवाई का अधिकार। 11वां है हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। 12वां है अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार। 13वां है देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। 14वां है विदेश यात्रा का अधिकार। 15वां है बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार। 16वां है हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 17वां है आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार। 18वां है सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार। 19वां है राज्य के बाहर न जाने का अधिकार। 20वां है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। 21वां है कैदी के जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार। और 22वां है महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार। 23वां है सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। फिर आगे है 24वां है पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार। 25वां है सूचना का अधिकार। 26वां है प्रतिष्ठा का अधिकार। 27वां है दो सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार। 28वां है पारिवारिक पेंशन का अधिकार। 29वां है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार। 30वां है बाढ़ केटर्स के विरुद्ध अधिकार। 31वां है जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार। 32वां है शयन का अधिकार। 33वां है शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार। 34वां है धारणीय विकास का अधिकार। और 35वां है अवसर का अधिकार। फिर आगे है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 क में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका निर्धारण राज्य करेगा। इस प्रकार यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के एक मूल अधिकार के रूप में मूल अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। यह व्यवस्था संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। यह संशोधन देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। सरकार ने यह कदम नागरिकों के अधिकार के मामले में द्वितीय क्रांति की तरह उठाया है। इस संशोधन के पहले भी संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी, तथापि निर्देशक सिद्धांत होने के कारण यह न्यायालय द्वारा जरूरी नहीं ठहराया जा सकता था। अब उसमें कानूनी प्रावधान की व्यवस्था है। यह संशोधन अनुच्छेद 45 के निर्देशक सिद्धांत को बदलता है। अब इसे पढ़ा जाता है, राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। इसमें एक मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 16 से 14 वर्ष तक अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएगा। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वयं जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार के रूप में जोड़ा। इसमें व्यवस्था की गई कि भारत के किसी भी बच्चे को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इसके उपरांत उसके शिक्षा का अधिकार आर्थिक क्षमता की सीमा एवं राज्य के विकास का विषय है। इस फैसले में न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले को बदला, जिसमें घोषणा की गई थी कि शिक्षा का अधिकार किसी भी स्तर पर है जिसमें व्यावसायिक शिक्षा जैसे चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग भी शामिल है। अनुच्छेद 21 के अनुसरण में संसद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 अधिनियमित करके इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि
14 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बच्चे को संतोषजनक एवं समुचित गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा एक ऐसे औपचारिक विद्यालय जिसमें कि अनिवार्य परिपाटियों एवं मानकों का पालन किया जाता हो में प्राप्त करने का अधिकार है। यह विधान इस दृष्टि से अधिनियमित किया गया है कि समानता, सामाजिक न्याय तथा लोकतंत्र के मूल्यों के साथ ही न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज निर्माण का लक्ष्य सभी को समावेशी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर प्राप्त किया जा सके। आगे है निरोध एवं गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण या निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत दो तरह की होती है, दंड विषयक यानी कि कठोर और निवारक। दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति को दंड देती है जिसमें अपराध स्वीकार कर लिया है और अदालत में उसे दोषी ठहराया जा चुका है। निवारक हिरासत वह है जिसमें बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाए। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित न कर भविष्य में ऐसे अपराध न करने की चेतावनी देने के जैसा है। इस तरह निवारक हिरासत केवल शक के आधार पर एहतियाती होती है। अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं। पहला भाग साधारण कानूनी मामले से संबंधित है जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामले में संबंधित है, जिसमें अ में है कि अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है, जिसमें पहला है गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार। दूसरा है विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। तीसरा है दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार। आगे है दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटा में रिहा करने का अधिकार। यह सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आगे है उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी कि अनुच्छेद 22 का प्रथम भाग गिरफ्तारी और निरोध न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी, जन अधिकार गिरफ्तारी, आयकर न देने पर गिरफ्तारी एवं विदेशी के पकड़े जाने पर लागू नहीं होता। इसका प्रयोग केवल आपराधिक क्रियाओं या सरकारी अपराध प्रकृति कुछ प्रतिकूल सार्वजनिक हितों पर हो सकता है। ब में है कि अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों को उपलब्ध है। इसमें शामिल है पहला, व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण न बताए। बोर्ड में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होंगे। दूसरा है निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। और तीसरा है निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। आगे है अनुच्छेद 22 संसद को यह बताने के लिए अधिकृत करता है कि किन परिस्थितियों के अधीन और किसी वर्ग या वर्गों के मामले में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध कराने वाली किसी विधि के अधीन 3 माह से अधिक अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना विरुद्ध नहीं किया जाएगा। और ख में है कि किसी वर्ग या वर्गों के मामले में किसी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन विरुद्ध किया जा सकेगा। और ग में है जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। फिर है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड के राय के 3 माह से 2 माह कर दिया गया है। हालांकि यह व्यवस्था अभी प्रयोग में नहीं आई जबकि निरोध की मूल अवधि 3 माह अभी भी जारी है। संविधान ने हिरासत मामले में वैधानिक शक्तियों को संसद एवं विधानमंडल के बीच विभक्त किया है। संसद के पास निवारक निरोध, रक्षा, विदेशी मामलों एवं भारत की सुरक्षा के संबंध में विशेष अधिकार है। संसद एवं विधानमंडल दोनों को
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य की सुरक्षा मामले आदि पर हिरासत संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। फिर है निवारक निरोध कानून, जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है। पहला है निवारक निरोध अधिनियम 1950, जो 1969 में समाप्त हो गया। फिर दूसरा है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी कि मीसा 1971, जिसे 1978 में निरसित कर दिया गया। फिर है विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम यानी कि कोफे पोसा 1974। चौथा है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि नासा 1980 में। चोर बाजारी निवारण अधिनियम निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम यानी कि PBMSECA 1980। फिर है आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यानी कि टाडा 1985 में बनाया गया। यह 1995 में समाप्त हो गया। अगला है स्वापक औषधि और मनरू प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण यानी कि PITNDPSA अधिनियम 1988। आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा 2002-2004 में से निरसित कर दिया गया। फिर है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA 1967, जो कि 2004, 2008, 2012 तथा 2019 में संशोधित हुआ। आगे है यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व में कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं है जहां भारत के समान संविधान के अंतरिम भाग में आंतरिक निरोध एवं निवारण संबंधी कानून की पूरी व्यवस्थाएं हों। अमेरिका में तो है ही नहीं। ब्रिटेन में इन्हें तब दोबारा रखा गया जब प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। भारत में ब्रिटिश शासनकाल के समय यह व्यवस्था थी। उदाहरण के लिए बंगाल राज्य कैदी विधेयक 1818 एवं भारत के सुरक्षा अधिनियम 1939 में निवारक निरोध की व्यवस्था थी। हाँ, अब अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें पहला है मानव दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का निषेध। ठीक है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार, बालात श्रम और इसी प्रकार के अन्य बालात श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध होगा। यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। मानव दुर्व्यापार शब्द में शामिल है पहला पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री, और दूसरा है महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। तीसरा है देवदासी और चौथा है दास। इस तरह के कृत्यों पर दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 बनाया है। बेगार का अभिप्राय है बिना पारिश्रमिक के काम करना। यह एक विशिष्ट भारतीय व्यवस्था थी जिसके तहत क्षेत्रीय जमींदार कभी कभी अपने नौकरों या उधार लेने वालों से बिना कोई भुगतान किए कार्य कराते थे। अनुच्छेद 23 बेगार के अलावा बालात श्रम के अन्य प्रकारों यथा बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। बालात श्रम का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना। बालात श्रम में केवल शारीरिक अथवा कानूनी बलात् की स्थिति ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक परिस्थितियों में उत्पन्न बाध्यता यथा न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी पर काम कराना आदि भी शामिल है। इस संबंध में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 और सामान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाए गए। अनुच्छेद 23 में इस उपबंध के अपवाद का भी प्रावधान है। यह राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा, उदाहरण के लिए सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है जिनके लिए वह धन देने को बाध्य नहीं है, लेकिन इस तरह की सेवा में लगाने में राज्य को धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है।
अब है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। ठीक है। अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकट में गतिविधियों यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध करता है, लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। इसके अलावा बालक नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, बागान श्रम अधिनियम 1951, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1951, प्रशिक्षु अधिनियम 1961, बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966 और इसी प्रकार के अन्य अधिनियम निश्चित आयु से कम बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करते हैं। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष का स्थापना का निर्देश दिया, जिसमें बालकों को नियोजित करने वाले द्वारा प्रति बालक 20,000 रुपये जमा करने का प्रावधान है। इसने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार के लिए भी निर्देश दिए। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों की स्थापना और बालकों के विरुद्ध अपराधों अथवा बालक अधिकारों के उल्लंघन पर शीघ्र विचारण के लिए अधिनियमित किया गया। 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने पर अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटलों, रेस्तरां, दुकानों, कारखानों, रिसोर्ट, स्पा, चाय की दुकानों आदि में नियोजन पर रोक लगा दी है। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वाले के विरुद्ध अभियोजन और दंडात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। अब है बाल श्रम संशोधन 2016। बाल श्रम निषेध एवं विनियम संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 को संशोधित कर दिया गया। इसने मूल अधिकार का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 कर दिया है। देखिए ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आगे जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से हम अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।